तो फ्रेंड्स, आज हम एक नया ड्रामा शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है व्हेन लाइफ गिव्स यू टेंजरीज। ये ड्रामा तो मुझे शुरू में ही पसंद आ गया था। उम्मीद करती हूँ कि आपको भी पसंद आएगा। ये ड्रामा तेजू आइलैंड में रहने वाले ग्वानसुक और एशुन की कहानी है। दरअसल एशुन ना अपनी लाइफ में एक पोएट बनना चाहती है और ग्वानसुक जो कि तेजू आइलैंड में मछलियाँ बेचता है, उसका ना बचपन से कोई सपना ही नहीं होता। सो वो अपनी लाइफ में एशुन के साथ रहना चाहता है, उसकी केयर करना चाहता है और फ्यूचर में उसका हस्बैंड बनना चाहता है। ड्रामे की शुरुआत एक वृद्धाश्रम से होती है जहाँ बहुत सारे एल्डर्स बैठे हुए थे। यहाँ पर एल्डर्स पेंटिंग और पोएम के माध्यम से अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर रहे थे। फिर वहीं पे हमें एशुन को दिखाया जाता है जो कि अब एक ओल्ड लेडी है। वो अपनी मॉम को याद करते हुए शी साइड की ड्राइंग बना रही है। फिर हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ एक विशाल समुद्र के अंदर एशुन की मॉम मछली पकड़ रही थी। बट बहुत देर तक मॉम के बाहर ना आने पर किनारे पर खड़ी एशुन, जो कि अभी अपने चाइल्डहुड में है, चीख चीख कर चिल्लाने लगती है और अपनी माँ को बुलाने लगती है। वहीं पर हम साइड में ग्वानसुक को देखते हैं जो कि मछली पकड़ने का काम करता है। ग्वानसुक ना बहुत ही प्यारा और क्यूट सा बच्चा होता है। उन दोनों को देखकर वहाँ पर बैठी मछुआरी टॉन्ट करती है कि ग्वानसुक को एशुन से शादी कर लेनी चाहिए क्योंकि ग्वानसुक एशुन की बहुत केयर करता है। उन दोनों की बातें सुनकर एशुन ग्वानसुक को डांटती है कि तुम मेरी इतनी केयर क्यों करते हो। एट दैट टाइम एशुन की मॉम समुद्र से बाहर आ जाती है और वो दोनों फिर घर चले जाते हैं। घर आकर एशुन अपनी मॉम को बताती है कि उसने पोएम के कंपटीशन में फर्स्ट पोजीशन गेन की है। लेकिन यहाँ हम देखते हैं उसकी मॉम काम में इतनी ज्यादा बिजी होती है ना कि उसके बात पर ध्यान ही नहीं देती, बल्कि चिढ़कर बोलती है जाओ जाकर अपने घर में दादी को सुनाओ क्योंकि उन्हीं की फैमिली तो पढ़ी लिखी है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि एशुन के फादर के एक्सपायर हो जाने के बाद भी एशुन अपने अंकल के पास रहती है। यहाँ पर एशुन अपनी मॉम को बताती है कि वहाँ उसके साथ भेदभाव किया जाता है। अच्छे नंबर और कंपटीशन में फर्स्ट आने के बाद भी उसे खाना नहीं दिया जाता जब तक कि वो घर के बाकी काम न कर ले। फिर मजबूरन एशुन अपने अंकल के घर चले जाती है जहाँ पर उसे फिर से काम करना पड़ता है। तभी वहाँ पर ग्वानसुक मछलियाँ लेकर आ जाता है, लेकिन हम देखते हैं ग्वानसुक 5 मछलियों की जगह 6 मछली लाया होता है क्योंकि ग्वानसुक को पता होता है कि एशुन को मछलियाँ खाने नहीं मिलती, इसलिए वो उसके लिए एक एक्स्ट्रा मछली लाया था। लेकिन ये क्या, एशुन के चाचा ग्वानसुक पर गुस्सा करने लगते हैं और उसकी सारी की सारी मछली लेकर घर के अंदर चले जाते हैं। फिर हमें मॉम के घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एशुन के स्टेप फादर मॉम से कह रहे थे हमें एशुन को अपने घर ला लेना चाहिए ताकि उसे अपनी मॉम का प्यार मिल सके। लेकिन एशुन की मॉम साफ साफ मना कर देती है क्योंकि उनके पास इतने पैसे नहीं है कि वो स्कूल की फीस अफोर्ड कर सके। थोड़ी देर बाद एशुन की मॉम वो पोएम पढ़ती है जिसको लिखकर एशुन ने कंपटीशन में फर्स्ट पोजीशन गेन की थी। उसे पढ़कर ना एशुन की मॉम थोड़ा इमोशनल हो जाती है। उसने लिखा था कि वो फ्यूचर में अपनी मॉम को 100 पौंड देगी ताकि मॉम को घंटों घंटों तक समुद्र में मछली पकड़ने के लिए इतनी मेहनत न करना पड़े। ये प्यारे शब्द मॉम के दिल को छू जाते हैं और वो इमोशनल होकर रोने लगती है। एट दैट टाइम हम देखते हैं एशुन की मॉम गुस्से में अंकल के घर की तरफ आ रही है। उनके दोनों हाथों में बहुत सारी मछलियां हैं। मॉम आके सारी मछलियां एशुन के अंकल के मुंह पर पटक देती है। मॉम का ये लुक देखकर वहाँ पर सब लोग डर जाते हैं। वो बोलती है कि एशुन को भूखे पेट क्यों रखा जाता है, मुझे अपनी बच्ची भारी नहीं है। ऐसा कह के एशुन जो कि वहाँ बर्तन धो रही थी फाइनली उसका हाथ पकड़ के वहाँ से चली जाती है। फिर एशुन और उसकी मॉम समुद्र के रास्ते घर जा रहे थे जहाँ एशुन को पता लगता है कि मॉम ने उसकी वो पोएम पढ़ रखी है जिससे एशुन बहुत ज्यादा खुश होती है। अब एशुन अपनी मॉम के साथ रहने लगी है। वन मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एशुन बहुत रो रही होती है क्योंकि उसे क्लास में फर्स्ट पोजीशन गेन करने के बाद भी क्लास का प्रेसिडेंट नहीं बनाया जाता। प्रेसिडेंट किसी अमीर आदमी की बेटी को बना दिया जाता है जबकि एशुन ने उससे अच्छे मार्क्स लिए हैं। ये बात एशुन अपनी मॉम को रो रो कर बताने लगती है। यहाँ हम देखते हैं एशुन की मॉम डिसाइड करती है कि वो एशुन को उसका हक दिला के रहेगी। अगले दिन मॉम को स्कूल जाना रहता है लेकिन मॉम के पास इतने अच्छे कपड़े नहीं होते, तो वो किसी दूसरी लेडी के खेत में काम करने लगती है जिससे बदले में उसे अच्छे कपड़े मिल सके। नेक्स्ट सीन स्कूल में शिफ्ट होता है जहाँ मॉम पहुंच चुकी है। वो वहाँ अपनी बेटी की लिखी हुई पोइट्री को वॉल पर चिपकी हुई देखती है जिसे सिंपल तरीके से बस वॉल में चिपका दिया गया था और वहीं साइड में एक नॉर्मल सी पोइट्री को बहुत सुंदर फ्रेम करके रखा हुआ था, जिसे देखकर मॉम बड़बड़ाने लगती है कि मेरी बेटी की पोइट्री को फ्रेम नहीं कराया और जो बेकार लिखी हुई है उसे फ्रेम करा दिया गया है। तभी वहाँ क्लास टीचर भी आ जाते हैं। एशुन की मॉम टीचर से कन्विंस करती है कि एशुन ने क्लास में सबसे अच्छी पोजीशन गेन की है, तो उसे क्लास का प्रेसिडेंट क्यों नहीं बनाया जा रहा। वो टीचर को कुछ खाने पीने का सामान देती है, साथ ही साथ वो उन्हें ट्रीट भी देती है। लेकिन टीचर ना हरामी किस्म का होता है। वो सारा सामान रख लेता है और एशुन को क्लास का प्रेसिडेंट बनाने से मना कर देता है।
फिर यशुन अपनी मॉम के साथ घर जाने लगती है, जहाँ वो अपनी मॉम से पूछती है क्या अब टीचर उसे क्लास का प्रेसिडेंट बना देंगे। बेचारी मॉम अब बोले भी तो क्या बोले। यशुन समझ जाती है और बोलती है मॉम मुझे क्लास का प्रेसिडेंट नहीं बनना, मैं नॉर्मल स्टूडेंट रहकर भी खुश हूँ। यहाँ पर मॉम भी अपनी बेटी की फीलिंग्स को समझ जाती है। वो बोलती है यशुन बेटा तुम अपने आप को गरीब मत समझो, एक दिन तुम्हारी हर इच्छा पूरी होगी। तभी यशुन बोलती है कि मेरी इच्छा है कि मैं आपके लिए फ्यूचर में मोतियों का सुंदर सा हार खरीदूं। बस अब क्या था, घर आकर मॉम सारे सिगरेट्स के पैकेट जला देती है, क्योंकि अब वो यशुन के साथ फ्यूचर में जीना चाहती थी। कहानी थोड़ा आगे बढ़ती है, टाइमलाइन 1961 की चल रही है। यशुन के सपने तब टूटकर बिखर जाते हैं जब उसकी मॉम की तबीयत खराब हो जाती है। सालों तक समुद्र के अंदर काम करने के कारण मॉम का लीवर कमजोर हो गया था। अपनी मॉम को खो जाने के डर से यशुन समुद्र के किनारे बैठी रो रही होती है। तभी गॉन्सुक भी वहाँ आ जाता है। वो यशुन के लिए खाना लेकर आया था। यशुन बहुत गुस्से में होती है। वो गॉन्सुक से पूछती है अब इस बैग में मेरे लिए क्या लाए हो। वो जवाब देता है इस बैग में चिकन है। यशुन बोलती है तुम क्या मुझे भिखारी समझते हो, मुझे कुछ नहीं खाना, मैं तुम्हारी कोई रिश्तेदार नहीं लगती, प्लीज तुम मेरे से दूर रहो। इसके बाद गॉन्सुक यशुन को मनाता है, जिससे वो शांत हो जाती है। दोनों साथ में बैठकर चिकन खाने लगते हैं। चिकन खाते हुए यशुन उसे बोलती है तुम मेरे लिए मटन लेके आओ या चिकन लेके आओ, फिर भी मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। बेचारा गॉन्सुक बोलता भी तो क्या बोलता, वो गुस्से में बोलता है तो मुझे भी कौन सा तुमसे शादी करने का शौक है। फिर नेक्स्ट सीन हमें घर का दिखाया जाता है, जहाँ पर सभी लोग सो रहे होते हैं। आधी रात को मॉम यशुन को उठाती है और उसे अच्छी अच्छी स्पाइसी चीजें खिलाती है। उसी बीच मॉम यशुन से बोलती है यशुन मेरी तबीयत बहुत खराब है और मैं कभी भी मर सकती हूँ। वो यशुन से कहती है अगर मैं मर गई तो तुम अपने चाचा के पास चले जाना और उनके पैर पकड़ के गिड़गिड़ाना और कहना कि मुझे अपने साथ रख लो, तुम कभी भी अपने स्टेप फादर की घर की नौकरानी मत बनना। यशुन ये सब सुनकर काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है और रोने लगती है। उसके बाद उसकी मॉम उसे लोरिया सुना के धीरे से सुला देती है और सडनली उस रात यशुन की मॉम की डेथ हो जाती है। मॉम के गुजर जाने के बाद यशुन बहुत ज्यादा रोने लगती है। वो अपना खाना पीना भी छोड़ चुकी होती है। धीरे धीरे उसकी भी कंडीशन खराब होने लगती है। तभी वहाँ गॉन्सुक आता है और उसे खाना खाने के लिए रिक्वेस्ट करता है। धीरे धीरे टाइम स्पेंड होने लगता है। मॉम की डेथ के बाद यशुन के स्टेप फादर उसे रोक लेते हैं कि कुछ समय के लिए वो उन्हें सपोर्ट करे। एक दिन यशुन देखती है कि उनका एक खेत काफी समय से बंजर पड़ा है। वो गॉन्सुक और बाकी लोकल वुमेन की हेल्प से उसे कैबेज फॉर्म में बदल देती है। ऐसे डिफिकल्ट मोमेंट में गॉन्सुक उसका काफी ख्याल रखता है और उसके लिए खाना भी लाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं यशुन अपने स्टेप फादर का घर छोड़ के जाना चाहती है, लेकिन उसके स्टेप फादर उसे कन्विंस कर लेते हैं ये कहकर अगर वो रुक जाए तो वो उसे बेटर एजुकेशन के लिए आगे मैनलैंड भेजेगा। ये सब सुन के यशुन उनकी बातें मानकर रुक जाती है। नेक्स्ट सीन हमें मार्केट का दिखाया जाता है, जहाँ यशुन मार्केट में बैठकर कैबेज बेच रही होती है, लेकिन असल में ये कैबेज गॉन्सुक ही बेच रहा होता है। यशुन के हाथ में तो किताब होती है और वो हमेशा पढ़ती रहती है और गॉन्सुक सारा पैसा यशुन को दे भी देता है। ऐसे ही धीरे धीरे समय बीतने लगता है। अब यशुन और गॉन्सुक बड़े हो जाते हैं। एक दिन गॉन्सुक की दादी मार्केट में आती है और वो यशुन और गॉन्सुक को साथ में फिर से देख लेती है। उन दोनों को साथ में देखकर दादी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और यशुन की सारी गोपियां फेंक देती है और यशुन को काफी ज्यादा भला बुरा भी बोलती है। वो उसे मारने के लिए यशुन के पीछे दौड़ रही होती है, लेकिन तभी बीच में गॉन्सुक आ जाता है और वो उन्हें रोक लेता है और इसका फायदा उठाकर यशुन वहाँ से फौरन भाग जाती है। थोड़ी देर बाद यशुन बहुत थक जाती है, सो वो एक जगह बैठी होती है। तभी गॉन्सुक उसके पास आता है। फिर दोनों साथ में फील्ड से गुजरते हुए घर जाने लगते हैं। यशुन को गॉन्सुक की दादी पर बहुत गुस्सा आ रहा होता है। वो बोलती है तुम में ऐसी कौन सी खास बात है जो मैं तुमसे शादी करूंगी। मैं फ्यूचर में किसी अमीर लड़के से ही शादी करूंगी, न कि टापू पर रहने वाले लड़के से। चलते चलते यशुन बार बार कह रही होती है कि वो गॉन्सुक से कभी शादी नहीं करेगी। गॉन्सुक यशुन के मजाक से बहुत ज्यादा इरिटेट हो जाता है। एट दैट टाइम वो उसे किस कर देता है। इसी मोमेंट में समझ आता है यशुन बाहर से गॉन्सुक पर बहुत गुस्सा दिखाती है, लेकिन अंदर ही अंदर उसे बहुत ज्यादा पसंद करती है। फिर गॉन्सुक भी इधर उधर करके यशुन को अपनी फीलिंग्स बता ही देता है। फिर हमें एक फ्यूचर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ यशुन बड़ी हो गई है। वो 45 इयर्स की लेडी में कन्वर्ट हो चुकी है और फिर हमें ये भी रिवील होता है कि वो अपनी बेटी ग्योनम्योंग को अपनी पास्ट की कहानी सुना रही है। हम यहाँ देखते हैं ग्योनम्योंग बिल्कुल अपनी मॉम के जैसे दिखने लगी है। फिर दोनों चुपचाप घर की तरफ जाने लगते हैं। घर आकर यशुन बहुत ही ज्यादा खुश होती है, लेकिन ये क्या, घर में यशुन देखती है कि उसका स्टेप फादर एक औरत के साथ छुपकर मिला हुआ है और उसी रात वो उन दोनों की बातें भी सुन लेती है। इस औरत का नाम नोमिनो है, जहाँ वो स्टेप फादर से कह रही होती है वो यशुन को छोड़कर बाकी बच्चों को एक्सेप्ट कर लेगी। यशुन को घर छोड़कर कहीं और जाना पड़ेगा। बेचारी यशुन के पास अब कोई रास्ता नहीं बचा।
मजबूरन उसे फिर से अपने अंकल के घर जाना पड़ता है, जहाँ पर येशुन के अंकल उसे इरिटेट करते हैं कि कॉलेज जाने के बजाय फैक्ट्री में काम करे क्योंकि घर की कंडीशन बहुत ही खराब है। वो लोग यहाँ पर येशुन का जीना मुश्किल कर देते हैं। अगले दिन येशुन अपने स्टेप फादर के घर जाती है क्योंकि उन्होंने प्रॉमिस किया था कि वो उसे हायर एजुकेशन के लिए बाहर पढ़ने भेजेंगे। लेकिन ये क्या, स्टेप फादर के पास तो उसे देने के लिए एक फूटी कौड़ी भी नहीं है, जबकि उसके स्टेप फादर ने वादा किया था कि वो उसे उसके सिबलिंग्स को संभालने के बदले उसे पैसा देंगे जिससे वो हायर एजुकेशन के लिए बाहर जा सके। फाइनली येशुन उनका भी घर छोड़ देती है। अब घर है ना पैसा, येशुन बहुत ज़्यादा रोने लगती है। ग्वानसुक ऐसी हालत में येशुन को देखकर बहुत ज़्यादा दुखी होता है और उसे हक कर लेता है। वो एक सॉल्यूशन के रूप में उसे शादी का प्रपोजल देता है। येशुन उसे फिर से डांटती है, उसका सपना ये नहीं है। वो चाहती है कि वो बड़ी होकर एक फेमस पोएट बने और जेजू आइलैंड को छोड़ के हमेशा के लिए चले जाए। इसी रात दोनों ने एक डेंजर डिसीजन लिया। दोनों अपनी किस्मत बदलने का सोचते हैं और अपने अपने घरों से ज्वेलरीज चुरा लेते हैं। वो बड़े लोगों जैसे कपड़े पहन के तैयार होते हैं। उनका प्लान था कि वो जेजू आइलैंड को छोड़ के हमेशा के लिए चले जाएंगे और अपनी लाइफ फिर से स्टार्ट करेंगे। जब वो शिप में बैठे होते हैं तो कैप्टन को शक होता है कि ये दोनों रनअवे हैं। वो उन दोनों से पूछताछ शुरू कर देता है। येशुन बड़ी ही चालाकी से अपने और ग्वानसुक को शादीशुदा कपल के रूप में इंट्रोड्यूस करती है। वो इतने अच्छे तरीके से उन लोगों को चकमा देती है कि किसी को उन पर शक ही नहीं होता। अब दोनों बुसान पहुंच चुके हैं। बुसान पहुंचकर दोनों अपनी ज्वेलरीज बेचने जाते हैं, लेकिन ना यहाँ शॉप ऑनर समझ जाती है कि ये लोग ऐसे नहीं हैं जैसे दिख रहे हैं। ये लोग जरूर घर से चोरी करके भागे हैं। शॉपकीपर ज्वेलरीज लेने से मना कर देती है। नेक्स्ट सीन हमें होटल का दिखाया जाता है, जहाँ रात बहुत हो चुकी है और दोनों अपने रुकने के लिए जगह ढूंढ रहे हैं, पर बिना आईडी कार्ड के कोई भी होटल का ऑनर उन्हें रुकने की परमिशन नहीं दे रहा था। फिर यहाँ पर येशुन नया झूठ बोलती है कि वो दोनों नए शादीशुदा कपल है और उनका वॉलेट कहीं खो गया है, उसी में आइडेंटिटी कार्ड रखा था। फाइनली एक होटल के ऑनर उन पर दया दिखाते हैं और उन्हें रुकने देते हैं। वो उन्हें खाना भी फ्री में खिलाते हैं। लेकिन ये क्या, अगले दिन जब येशुन और ग्वानसुक उठते हैं तो देखते हैं उनकी ज्वेलरी चोरी हो चुकी है। बेचारे ग्वानसुक और येशुन बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। जब वो ऑनर से पूछने जाते हैं तो वो सब कुछ जानकर भी अनजान बन जाता है। ऊपर से वो उन्हें धमकी देता है कि अगर वो फौरन यहाँ से नहीं गए तो वो पुलिस बुलाएगा। बेचारे येशुन के तो सपने ही टूट कर बिखर चुके होते हैं। बेचारे बिना पैसे के इस नए शहर में कैसे जी पाएंगे, और अगर वापस जेजू आइलैंड गए तो वहाँ के लोग तो उन्हें मार ही डालेंगे। फ्रेंड्स, अगला एपिसोड देखना बिल्कुल मत भूले और हाँ, एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर जाए। ओके, बाय।